मैंने तकरीबन 10 कंसल्टेशंस ली बाल्डनेस का असेसमेंट की, इसमें कितने ग्राफ्ट लगने वाले। फर्स्ट डे आपका ट्रांसप्लांट होगा, थर्ड डे आपका जो डोनर एरिया का बैंडेज होगा वो रिमूव कराया जाएगा। हेयर लाइन कहाँ से शुरू होने वाली है और कैसी रहने। दोस्तों, मैं वाजिद आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियो में मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का फर्स्ट स्टेप जो होता है कंसल्टेशन, उसके बारे में शेयर करूँगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी। जी हाँ, एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसकी वजह से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो चेकआउट कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आप खुद हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को देखते रहें, अपडेट रहें, ताकि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी इस जर्नी में मैं आपसे शेयर कर सकूं और आप उससे कुछ सीख कर अपना हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी तरह से करा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में जो फर्स्ट स्टेप होता है कंसल्टेशन, उसके बारे में। सो व्हाट इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन। तो दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें किसी डॉक्टर या क्लिनिक के पास अपॉइंटमेंट बुक करके अपना कंसल्टेशन लेना होता है। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ पर दो तरह से कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं, एक फ्री कंसल्टेशन और एक पेड कंसल्टेशंस। और फ्री और पेड कंसल्टेशंस में डिफरेंस क्या होता है, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, या फिर अगर पेड कंसल्टेशन है तो उसमें कितने पैसे तक हम दे सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि कंसल्टेशन में आखिर होता क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तकरीबन 10 कंसल्टेशंस ली थी, जिसमें से 3 कंसल्टेशंस मेरी पेड थी और 7 कंसल्टेशंस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट की थी। तो फटाफट देखते हैं कि कंसल्टेशंस में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जब हम अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या क्लिनिक में पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वहाँ पर वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उस फॉर्म में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, और फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री, आप हेयर लॉस कब से फेस कर रहे हैं, या आपके इससे पहले आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं, या और ये जो हेयर फॉल की सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, ये आपकी जेनेटिक है, आपके पिता या माता के साइड से किसी को ये प्रॉब्लम पहले भी थी या फिर ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ही हो रही है। इस तरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप शेयर कर देते हैं तो वो फॉर्म आपके काउंसलर या डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर शुरू होता है असली चीज़। तो सबसे पहले डॉक्टर या काउंसलर जो भी होगा, आपका कंसल्टेंट, वो आपको आपके बाल्डनेस का असेसमेंट करता है। तो मेडिकल में बाल्डनेस के असेसमेंट को 7 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सो इन 7 टाइप्स में सबसे पहले देखा जाता है कि आपका जो बाल्डनेस है वो किस ग्रेड में फॉल करता है। सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कुछ क्लिनिक्स ने 2A कैटेगरी जो थी वहाँ पे मेरे बाल्डनेस को लेबल किया, किसी ने 3 ग्रेड में उसे लेबल किया। सो ये डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से प्लान करके देखते हैं कि आपका बाल्डनेस कितना हेयर लॉस हो चुका है, तो उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं कि आपका बाल्डनेस जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो जब ये असेसमेंट हो जाता है उसके बाद फिर शुरू होता है कि आपको वो बताएंगे कि इसमें कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं। तो अब जब बाल्डनेस का असेसमेंट हो गया है, सो उसके बाद आपके कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं इसको फिर डिफाइन किया जाता है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके बाल्डनेस की कंडीशन पर कि बाल्डनेस किस ग्रेड की है। उस ग्रेड के हिसाब से ही आपके जो ग्राफ्ट का नंबर होता है वो तय किया जाता है। सो सपोज़ अगर आप ग्रेड 1 पे हैं या ग्रेड 2 पे हैं, सो अगर ग्रेड 1 पे हैं तो सपोज़ आपके केस में 1000 ग्राफ्ट लगने हैं, या फिर ग्रेड 2 में हैं तो 2000 या 2500, या 3 में हैं या अर्ली 3 में हैं, इस तरह से तो 2500, 3000, इस तरह से ग्राफ्ट की कुछ नंबरिंग डॉक्टर्स या कंसल्टेंट आपका करता है कि इतने ग्राफ्ट आपको लगेंगे। सो बेसिकली, और इसमें क्या होता है कि आपके बाल्डनेस को असेस करने के लिए, क्लियर कंडीशन देखने के लिए हो सकता है कि डिजिटल जो एक
डिजिटल कैमरा होता है उनके पास, कैमरा नहीं लाइक माइक्रोस्कोप होता है बेसिकली वो एक, तो डिजिटल माइक्रोस्कोप लगा करके वो आपकी कंडीशन देखेंगे कि आपके जो स्कैल्प है उसमें कहाँ तक बाल्डनेस आ गई है, लाइक कितने डीप आपके रूट्स गायब हो चुके हैं। तो बेसिकली उस माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि वो स्किन के अंदर जो भी स्किन की क्लोज लेयर तक आपको दिखा देता है कि बाल वहाँ पर हैं या नहीं हैं तो किस कंडीशन में हैं, छोटे हैं, जो हमारे छोटे छोटे रोए भी होते हैं वो भी उसमें दिख जाते हैं। सो बेसिकली वो उससे कुछ हेल्प मिल जाती है असेसमेंट में। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ शुरू होती है, आपका ग्रेड डिफाइन हो गया, आपके ग्राफ्ट के नंबर डिसाइड हो गए कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे। अब उसके बाद आते हैं कि आपको कितने सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब नंबर्स ज़्यादा होते हैं, सपोज़ अगर 5000 से ज़्यादा ग्राफ्ट लगने हैं तो फिर ज़्यादातर डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इसको 2 सेशंस में डिवाइड कर लें और उसके बाद अपना ट्रांसप्लांट कराएं। और अगर कम है, 5000 से कम ग्राफ्ट लगने हैं तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक सिटिंग में यानी एक सेशन में ही आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लें। सो ये तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट होता है हेयर लाइन डिज़ाइन। तो हेयर लाइन डिज़ाइन बेसिकली डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और आपकी रेस के ऊपर, आप कहाँ से हैं, इंडियन हैं, निग्रो हैं, या फिर इस तरह से रेसेस के हिसाब से। बेसिकली तो हम इंडियंस हैं तो हमारी रेस एक ही है इंडियन, तो हम उसी के बेसिस पे हमारे लिए तो जो फैक्टर होगा वो एज फैक्टर होगा। लाइक सपोज़ अगर आपकी एज 25 है, 30 है या 45 है या 40 है, जो भी एज है उसके हिसाब से आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन होती है। तो सारे क्लिनिक्स जो हैं उनके हेयर लाइन डिज़ाइन करने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने प्लान्स होते हैं, वो इसके हिसाब से हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। अब हेयर लाइन डिज़ाइन करने के बाद हो सकता है कि वो आपको एक मार्कर से या स्केच से आपको एक रफ़ हेयर लाइन बनाकर दिखाएं और वो आपको शो करें मिरर में कि ये हेयर लाइन आप से, इस हेयर लाइन से आप कितने सेटिस्फाइड हैं या फिर आप किस तरह की हेयर लाइन बेसिकली चाहते हैं। तो वो भी आपको करके डॉक्टर्स दिखा देते हैं, जिससे कि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाता है कि आपकी हेयर लाइन कहाँ से शुरू होने वाली है और कैसी रहने वाली है, कितनी डीप होगी या फिर कितनी नीचे होगी, माथा कितना कवर होगा वैसे, और टेम्पल आप बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं, टेम्पल की आपको ज़रूरत है या नहीं है। सो इस तरह से हेयर लाइन पे एक डिस्कशन होता है जो कि जिसमें आपका पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप किस तरह की हेयर लाइन चाहते हैं वो आप पहले से सोच कर जाएँ ताकि आप उस डिस्कशन में एक रिज़ल्ट निकाल पाएँ, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा डिस्कशन कर पाएँ और आप खुद से डिफ़ाइन कर पाएँ कि आपकी हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में बता सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब भी आप प्लान करेंगे तो उससे एटलीस्ट 7 दिन पहले, मतलब अलग अलग तरह से इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट परफॉर्म करवाने होते हैं। उन ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप ब्लड टेस्ट आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, या फिर आपको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले। और उसके बाद डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता सकते हैं कि डिफरेंट किस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स किए जाते हैं और आप उसमें से क्या चूज़ करना चाहते हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर के मैं आऊँगा जिसमें हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और हमें क्या प्रोसीजर चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली जब आप किसी एक प्रोसीजर पर को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जब आप हेयर ट्रांसप्लांट का दिन आता है तो हेयर ट्रांसप्लांट के दिन बेसिकली उस प्रोसीजर के थ्रू आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसके बाद आपको 3 दिन के बाद जो आपका डोनर एरिया होता है, बेसिकली उस डोनर एरिया से ही आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और आपके जो ट्रांसप्लांट वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपका बाल ट्रांसप्लांट करने, उस एरिया में आपके बाल लगाए जाते हैं। तो जो डोनर एरिया का जो को बैंडेज से कवर कर देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो उस बैंडेज को 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद वो डॉक्टर टू डॉक्टर या क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, वो उसे रिमूव करने के लिए कहेंगे। सो आपको फिर वो 3 या 5 दिन के बाद उसे रिमूव करना है और फिर उसके बाद उसे क्लीन करके उसमें दवाई लगाने के लिए आपको डॉक्टर देते हैं, जो कि और बाकी जो आपका जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं उनमें फिर आपको एक स्प्रे देते हैं जिससे आपको हर 2 घंटे या 3 घंटे में आपको वो डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे कि हर 2 या 3 घंटे में उस स्प्रे से आपको उसे गीला करते रहना है। सो 3 से 5 दिन की कुछ मेडिसिन भी आपको दी जाती हैं
उन मेडिसिन को आपको 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू करना है और 5 दिन के बाद से आप उन मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। उसके बाद फिर और कुछ क्लिनिक्स जो हैं सेम डे पीआरपी भी करते हैं, लाइक ट्रांसप्लांट के साथ साथ सेम डे पीआरपी करते हैं। कुछ क्लिनिक्स पीआरपी बाद में शुरू करते हैं, वो डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, अगेन उनके प्लान पर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर आपको 7 दिन या 5 या 7 दिन के बाद से आपको हेड वॉश करना होता है, और ये भी क्लिनिक के प्लान पर डिपेंड करता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है हेयर ट्रांसप्लांट का कि फर्स्ट डे आपका ट्रांसप्लांट होगा, थर्ड डे आपका जो डोनर एरिया का बैंडेज होगा वो रिमूव कराया जाएगा, फिर 3 to 5 डेज़ के बाद ही या 5 to 7 डेज़ में आपका फर्स्ट हेड वॉश होगा, और उसके बाद फिर आप उस पर अपनी दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो आप लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है उसके बारे में ब्रीफ देंगे। अब इसके बाद जो होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगी, तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप या आपके दोस्त हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं या कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो वीडियोस को उनके साथ शेयर करें, ताकि कंसल्टेशन में क्या क्या होता है, किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकें और फिर एक अच्छा कंसल्टेशन ले सकें, जिससे कि एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बन सके और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो सके। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।